Sources of business finance. Being a chartered accountant, आप लोगों को इसके बारे में एक अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरीके से फाइनेंस हैंडलिंग की जाती है डिफरेंट कंपनीज के अंदर। अब एक बात तो क्लियर है, आप लोगों को कंपनी समझ आ गई है, कंपनी का स्ट्रक्चर समझ आ गया, कंपनी के अंदर मौजूद एथिक्स समझ आ गए। एंड नाउ व्हाट्स लेफ्ट इज कि कंपनी किस तरीके से अपने आप को फाइनेंस करती है। तो याद रखिएगा, दो तरह से कोई भी कंपनी अपने आप को फाइनेंसिंग अरेंजमेंट से गुजारती है। नंबर वन, या तो वो ओनर्स के फंड पे चलती है, जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ पहले, या वो उधार के पैसों पे चलती है। या अपने पैसे होते हैं या उधार के पैसे होते हैं। अपने पैसे कैसे आएंगे? कंपनी कमाएगी या कंपनी को जो इनिशियल कैपिटल दिया गया होगा। ये ऐसा ही है कि एक बच्चे की पॉकेट मनी लगी हुई है, पॉकेट मनी उसको हर मंथ मिल जाती है, फिर वो उस पॉकेट मनी को यूज़ करता है, जो पैसे बचा लेता है वो भी उसी के हैं, और अगर उसको मज़ीद पैसों की ज़रूरत हो तो वो पैसे अपने दोस्त से उधार मांग लेता है। तो कंपनी भी ऐसे ही काम करती है। या तो उसके बड़े उसको पैसे देते हैं, जिसको हम कहते हैं कैपिटल। कंपनी के बड़े जो पैसे देंगे क्या कहेगा? कैपिटल। दूसरा, इसके पास जो पैसा है, इसने पैसे से पैसा कमाया और कुछ पैसा अपने पास रिटेन्ड अर्निंग या रिजर्व की फॉर्म में रख लिया। रिटेन्ड अर्निंग या रिजर्व की फॉर्म में रख लिया। और दूसरा, ये उधार के पैसे से भी चल सकती है, यानी कि इट कैन टेक लोन, या बाहर से क्या ले? इन्वेस्टमेंट। बाहर से उधार पे सामान ले ले, क्रेडिट, लीज पे सामान ले ले, किस्तों पे सामान ले ले। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं जिससे कंपनी अपने आप को फंड्स प्रोवाइड करती है। बोला भाई मार्कर ज़रा चेंज करवा दो मुझे कहीं से भी। अच्छा, तो ये चैप्टर बेसिकली डिफरेंट बातें करेगा कि ओनर्स फंड कौन कौन से होते हैं, बोरोड फंड्स कौन कौन से होते हैं। फिर फंड्स की एक और कैटेगरी भी होती है टाइम पीरियड वाइज। कुछ एक साल के अंदर अंदर वापस करने हैं, शॉर्ट टर्म, और कुछ एक साल से ज़्यादा टाइम के लिए आपके पास फंड्स रहते हैं, फिर आप उसको वापस करते हैं लॉन्ग टर्म। तो एक और कैटेगरी भी है मेरे पास, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। इसमें एक और टर्म भी आ जाती है, मीडियम टर्म। अक्सर किताब मीडियम टर्म को भी यूज़ कर लेती है। फ़र्क बताता हूँ क्या है। शॉर्ट टर्म इज लेस देन वन, मीडियम इज 1 to 3, एंड लॉन्ग टर्म इज 3 to इन्फिनिटी। 3 साल से लेके 10 साल, 20 साल, 15 साल तक जो आपने फंड्स जनरेट करने हैं वो लॉन्ग टर्म में चले जाएंगे। फिर एक और कैटेगरी भी है, कंपनी पैसा इंटरनल सोर्सेज से ले रही है या एक्सटर्नल सोर्सेज से ले रही है। कंपनी पैसा इंटरनल सोर्स से ले रही है या एक्सटर्नल। तो ये बेसिकली इंटरनल सोर्सेज है और ये एक्सटर्नल सोर्सेज है। इंटरनल सोर्सेज से क्या मुराद है कि उसको इंटरनल स्टेक होल्डर्स पैसा दे रहे हैं। वो कौन से थे? कल बात की थी। इंटरनल जो कंपनी के अंदर मौजूद है, ओनर्स, डायरेक्टर, एम्प्लॉयज, इनसे पैसा आ रहा है। और आउटसाइड गवर्नमेंट से लोन लिया जा सकता है, बैंक से लोन लिया जा सकता है, सप्लायर से क्रेडिट पे माल लिया जा सकता है। तो ये डिफरेंट हम क्लासिफिकेशंस देख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंसिंग। अगर मैं चैप्टर को स्टार्ट करूं फॉर्मली, तो सबसे पहले
चैप्टर आपको दिखाता है एक अदद बैलेंस शीट। क्या दिखाता है? एक अदद बैलेंस शीट दिखाता है। अकाउंटिंग तो आप लोगों ने पढ़ी होगी थोड़ी सी। बैलेंस शीट क्या होती है? ऐसी स्टेटमेंट जिसमें कंपनी के एसेट्स आ रहे होते हैं, कंपनी की लाइबिलिटीज आ रही होती हैं और कंपनी की इक्विटी साइड आ रही होती है। थैंक यू। एसेट्स भी दो तरह के होते हैं, एक करंट और एक नॉन करंट। नॉन करंट एसेट्स कौन से होते हैं? जो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। और लॉन्ग टर्म क्या होती है? एक साल से ज़्यादा। और शॉर्ट टर्म करंट एसेट्स एक साल के अंदर अंदर। शॉर्ट टर्म की कोई सी तीन अगर आप मुझे एग्जांपल दे सकें। इन्वेंट्री, कैश शॉर्ट टर्म एसेट है, और बैंक शॉर्ट टर्म एसेट है। और लॉन्ग टर्म की तीन मिसालें दे दें। फर्नीचर, फिक्सचर, बिल्डिंग, लैंड, ये हमारे लॉन्ग टर्म में यानी कि नॉन करंट एसेट्स में चले जाते हैं। गाड़ी किस में जाएगी, करंट एसेट्स में या नॉन करंट एसेट में? फिर सोच लें, नॉन करंट में आ जाएगी। अच्छा जी, इसी तरीके से लाइबिलिटीज भी होती हैं, कुछ शॉर्ट टर्म होती हैं और कुछ लॉन्ग टर्म होती हैं। जो साल के अंदर अंदर पैसे पे करने शॉर्ट टर्म, जो एक साल से ऊपर की लाइबिलिटी है लॉन्ग टर्म। एंड देन वी हैव इक्विटी। इक्विटी वो पैसा जो कि ओनर्स कंपनी के अंदर डालते हैं। हम लोगों ने एक मिसाल की थी, ABCDE मिला के 10 लाख रुपए लेकर आए थे। वो 10 लाख रुपए क्या था? कंपनी का इनिशियल कैपिटल, जिससे कंपनी ने अपना काम शुरू किया था। पर जो कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, उस प्रॉफिट को उसने रिटेन किया, कुछ डिविडेंड दिए और फिर वो सर्कल चलता रहा। तो बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आप लोगों ने ये सारी चीज़ों को प्लान करके चलना कि पैसा आ कहाँ से रहा है और पैसा हमने लगाना किधर है। सर जी, अभी हम लोगों ने बात की थी कि सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में दो तरीके से आप फाइनेंसिंग ले सकते हैं, एक डेट फाइनेंसिंग और इक्विटी फाइनेंसिंग। डेट फाइनेंसिंग इज वो पैसा जो कि आपने हासिल कर लिया और इसको आपने वापस भी करना है, और जब वापस करेंगे तो उतना पैसा नहीं वापस करेंगे, उससे ज़्यादा वापस करेंगे अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। उसको इंटरेस्ट बोल लें, उसको प्रॉफिट बोल लें, कुछ भी बोल लें, आपने जो पैसा वापस करना है वो एक अमाउंट से ज़्यादा जो आपने बोरो की है। और इक्विटी फाइनेंसिंग जो आप शुरू में कंपनी में लेकर आ रहे हैं। अच्छा जी, अब शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग्स देखी जा सकती हैं। अगर मैं सिर्फ शॉर्ट टर्म की बात करूं भी, तो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग मुझे देखने को मिलती है। पहली कौन सी है? ट्रेड क्रेडिट, ट्रेड क्रेडिट या अकाउंट्स पेएबल, ट्रेड क्रेडिट्स या अकाउंट्स पेएबल। दूसरी बता दें, बैंक लोन। तीसरी क्या है? कमिटेड लाइंस ऑफ क्रेडिट। चौथी ऑपरेटिंग लीज। और पांचवी डिस्काउंटिंग या फैक्टरिंग। फैक्टरिंग या डिस्काउंटिंग। ये 5 शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग है, यानी कि इनसे आप जल्दी फाइनेंस हासिल भी कर सकते हैं और आपने इन पैसों को विद इन 1 ईयर रिटर्न भी करना। अब एक एक करके जरा इन पांचों को देखते हैं। पहली क्या थी? ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट ये है कि आप को जब पैसों की जरूरत पड़ रही है, लेट्स सपोज कैंटीन वाले ने नीचे अपनी दुकान खोलनी है, उसके पास पैसा नहीं है। अब दो ऑप्शंस होती हैं, या तो आप बैंक से जाओ, बैंक के पास जाओ, बैंक से कहो मुझे लोन चाहिए, बैंक आपको लोन दे दे, आप वो लोन शुदा पैसा लेके मार्केट में जाओ, मार्केट से आप चीज़ें बाय करो, दुकान पर ला के रखो। मगर जब आप लोन चुकाओगे
तो वो लोन आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। और अगर कारोबार की शुरुआती सूद के साथ हो रही है तो क्या कारोबार चलेगा? नहीं चलेगा। तो ऐसे में हम कहते हैं कि व्हाई नॉट हम उधार पे ही माल डाल लें, पैसे ना लें बल्कि उधार पे माल डाल लेना। इस कैंटीन वाले ने अपने सप्लायर से कहा कि भाई मुझे बोतलें चाहिए, उधार पे चाहिए। उधार फॉर हाउ मेनी डेज? 3 हफ्तों का उधार चाहिए। तो मुझे 100 बोतलें ला दो, 100 जूस ला दो, 5 कार्टन चिप्स के ला दो, को 2-4 दर्जन समोसे दे देना। इस तरह करके उसका बिल बन जाता है लेट से 25,000 रुपये का। मगर वो 25,000 रुपया कैश फॉर्म में नहीं है, सामान की शक्ल में। तो जब वो इसको वापस करेगा तो क्या 25 का 25 से वापस करेगा या उसके ऊपर भी पैसे देगा? 25 ही वापस करेगा। तो भी हम इस तरीके से सूद से बाहर आ सकते हैं कि अगर मैं उसे सामान ले लूं मगर उससे पैसा ना लूं। अब डेफिनेटली जो आपको सामान दे रहा है और उधार में सामान दे रहा है वो कैश का रेट लगाएगा या ज़्यादा रेट लगाएगा? ज़्यादा रेट लगाएगा। अब ये एक डिबेटेबल पॉइंट है कि वो भी तो ज़्यादा महंगा ही बेच रहा है हमें, मगर चूंकि चीज़ उसकी है, बेचने वाला वो सस्ता बेचे वो महंगा बेचे, वो एक कमोडिटी है, कैश नहीं है। सूद बेसिकली कैश के टर्म्स में आता है, कमोडिटी के टर्म्स में नहीं आता इतनी जल्दी से। तो ठीक है, वो उसने अगर हमें महंगा बेचा है तो वो इसलिए बेचा क्योंकि हमने उसको पैसे भी 3 हफ्तों के बाद रिटर्न करने हैं। उसके लिए भी पैसों की वैल्यू कम हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, डेप्रिशिएट तो हो रही होती है। तो दैट इज़ अकाउंट्स पेएबल। ये जो आप अपने एफएस के अंदर यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर क्रेडिटर्स लिखते हैं, दीज आर अकाउंट्स पेएबल। ये वो हजरात हैं जिनसे हमने सामान लिया हुआ है और हमने उनको पैसा वापस करना है। कुछ इसके फायदे भी हैं, कुछ इसके नुकसान भी हैं। फायदा क्या होगा? जल्दी से बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। पैसा लेने के बाद सामान ढूंढने की टेंशन नहीं होती, फौरी तौर पर सामान भी मुझे अवेलेबल हो जाता है। और क्या फायदा? पेमेंट हो सकती है सामान सेल करने के बाद। अगर ये दुकानदार चाहे तो ज़्यादा सामान भी खरीद सकता। जब उधार में मिल रहा है तो कहाँ 25,000 कहाँ 50,000, सामान को बढ़ाया भी जा सकता। नुकसान क्या होगा? महंगा मिलेगा, महंगा मिलेगा। अगर 3 हफ्तों में सेल ना हुआ तो मुझे पैसे वापस करने पड़ेंगे, फिर वो मेरी लाइबिलिटी बन जाएगी। सामान ख़राब हो सकता है, रिटर्न नहीं होगा। तो देख लेते हैं एडवांटेजेस क्या है। कहता है एक स्मूथ फ्लो चल पड़ेगा, ज़्यादा टेंशन नहीं है। फिर इसमें आपको इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा। देन द पॉइंट इज कि यहाँ पे अगर बैंक के पास जाता तो बैंक कागजी कार्रवाई ज़्यादा करवाता। इसने कागजी कार्रवाई आपसे नहीं करवाई, डॉक्यूमेंटेशन नहीं इतनी ज़्यादा, लीगल कंप्लायंसेस भी नहीं है। बैंक आपसे कहता है लोन चाहिए तो कुछ चीज़ मेरे पास गिरवी रखवाओ, कोलैटरल दो, तो ये बंदा कुछ भी गिरवी आपसे नहीं मांग रहा। डिसएडवांटेज क्या है? महंगा पड़ेगा, इट विल बी कॉस्टली। बंदे की ना आदत डेवलप हो जाती है, हैबिट बन जाती है कि वो उधार पे ही फिर खरीदो फरोख्त शुरू कर देता है, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। उसका अपना कैश खर्चने को दिल नहीं चाहता। वो कहता ठीक है उधार पे माल आ रहा है तो आने दो, अच्छी बात। फिर हमें एक एडिशनल कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है इन तमाम रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए। अगर अपना पैसा हो तो मुझे पता है कि मेरा पैसा कहाँ पे लगा है और कहाँ पे आना है। क्रेडिटर से पैसा लिया हो या उधार में सामान लिया हो तो आपको प्रॉपर उसकी रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है कि मैंने कब कितना पैसा लिया था, उस पैसे से कितना सामान आया, कितना सामान वापस गया, कितना सामान बिका। तो रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना पड़ रहा होता है। ये इसका क्या है, एक अदद छोटा सा नुकसान है। देन वी हैव बैंक लोन। बैंक लोन क्या होते हैं? बैंक से गए, बैंक से कहा कि मुझे लोन दो। अब बैंक आपसे कागजी कार्रवाई करवाएगा कि नहीं करवाएगा? करवाएगा। और अगर मैं कंपेयर करूं फ्रॉम दिस ट्रेड क्रेडिट तो वो ज़्यादा होगी कि कम होगी? बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि उसमें तो होती ही नहीं है। बैंक लोन का नुकसान क्या है? इंटरेस्ट। और बैंक लोन
साल के लिए तो नहीं होता, कम से कम 3 साल से ऑनवर्ड तो वो शुरू हो रहा होता। तो बैंक आपको फ्लेक्सिबिलिटी तो दे देता है, पैसा दे देता है, मगर इन रिटर्न वो आपसे इंटरेस्ट कॉस्ट शामिल कर रहा होता है। उस पैसे के ऊपर क्या मेरा राइट है, क्या मेरा हक है, या मुझे वो पैसा वापस करना है? वापस करना है। तो मैं उसको अपना पैसा नहीं मान सकता, क्योंकि पैसा आते साथ ही मेरा बैंक तो बढ़ गया, डेबिट हो गया, मगर साथ एक दूसरी एंट्री कौन सी पास हुई होगी, रिसीवेबल या पेएबल? पेएबल, पेएबल टू बैंक। तीसरा है कमिटेड लाइंस ऑफ क्रेडिट। ये बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट है, कमिटेड लाइंस ऑफ क्रेडिट। आपने कभी क्रेडिट कार्ड का नाम सुना? क्या होता है क्रेडिट कार्ड? क्रेडिट कार्ड क्या होता है? शॉपिंग करते हैं, शाबाश, शॉपिंग में यूज होता है। नहीं, इसकी फंक्शनैलिटी क्या है? इसमें पैसे अगर नहीं भी होते तो बैंक आपको एक ऑप्शन देता है कि तुम इतने पैसे खर्च सकते हो और बाद में मुझे पैसे वापस कर देना। क्रेडिट कार्ड ऐसा कार्ड जिसको उधार मिल रहा है यूज करने वाले को, किसकी तरफ से? बैंक की तरफ से। इसमें होता ये है कि बैंक आपको ना एक लिमिट देता है। बैंक कहता है कि तुम्हारी मैक्सिमम लिमिट है, फर्ज करें ये एक क्रेडिट कार्ड है, कहता है मैक्सिमम लिमिट है खर्चने की 10 लाख और मिनिमम लिमिट 0। यानी कि इस कार्ड पे तुम मैक्सिमम 10 लाख तक खर्च सकते हो विद इन अ मंथ, विद इन अ मंथ। जनवरी में इस कार्ड पे 3 लाख की शॉपिंग होती है, तो जनवरी के एंड पे मुझे जो इंटरेस्ट पे करना होगा वो 10 लाख पे करना है कि 3 लाख पे करना है? 3 लाख पे करना है। जितना यूज किया उसी पे हम इंटरेस्ट पे करेंगे, जो अमाउंट यूज नहीं हुई उस पे मैं इंटरेस्ट पे नहीं करूंगा। तो ये अच्छी ऑप्शन है या बैंक लोन? अच्छी ऑप्शन क्या है? क्यों ये अच्छी ऑप्शन है? बैंक लोन के लिए हमेशा जब आप लोन मांगने के लिए जाएंगे, बैंक हमेशा आपको कागजी कार्रवाई देगा। इसमें आपने एक दफा कर ली, आपको बार बार उस कागजी कार्रवाई से गुजरने की जरूरत नहीं है, बार बार कोई चीज गिरवी रखवाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अनफॉर्चुनेटली हर किसी को मिल जाता है। एक हुकूमत गुजरी है सन 2006 से ऑनवर्ड्स, उन्होंने इस तरीके से क्रेडिट कार्ड बांटे थे कि जिस तरह सवाब दुरान हासिल करना हो, सबको बांटते गए थे। उससे हुआ क्या, मनी सप्लाई बढ़ना शुरू हो गई इंसान की, उसके पास बैठे बिठाए पैसा आ गया। जब बैठे बिठाए पैसा आया तो डिमांड बढ़ी, और जब सब ने खर्चना शुरू कर दिया तो डिमांड मज़ीद बढ़ती गई। एट दी एंड मुल्क में क्या आ गई, इन्फ्लेशन, और वही इन्फ्लेशन आज तक कवर ही नहीं हो रही इनसे। रीज़न कि बैंक्स ने अपने क्रेडिट कार्ड ऐसे बांटे जिस तरह वो नहीं कहते नेरी में शापर आते हैं, हर एक को देते गए, आओ खर्चो, आओ खर्चो, आओ खर्चो। बस क्या कह सकते हैं, लोग डिफॉल्टर, लोगों ने खर्चा, हाँ लोगों ने खर्चा, खर्च के कह दिया कि भाई हमारे पास तो देने के लिए पैसे ही नहीं है, हमें माफ़ किया जाए, करना पड़ा। उनके नुकसान अच्छा खासा हुआ बैंकों को, मगर इन्होंने क्या किया, एक दफ़ा अवाम की चीखें ज़रूर निकलवा दी, अवाम की भी और बैंक की भी। अच्छा जी, कमिटेड लाइंस ऑफ क्रेडिट। फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप किसी भी टाइम पे मनी बोरो कर सकते हैं, आपको ज़्यादा स्ट्रेस से गुजरने की ज़रूरत नहीं है। इंटरेस्ट सिर्फ उस अमाउंट पे होगा जो अमाउंट आपने बोरो की हुई, पूरी अमाउंट पे नहीं होगा। नुकसान क्या है, ये फैसिलिटी लार्ज बोरिंग्स के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती। अगर आपको ज़्यादा अमाउंट में पैसा चाहिए, ये 10 लाख तो मैंने लिख दी अमाउंट, अगर आपको 50 लाख चाहिए तो उसके लिए फिर आपको बैंक से लोन ही लेना पड़ेगा।
ये फैसिलिटी किसी भी वो जो होता है कोलैटरल के अगेंस्ट नहीं है, किसी भी जमानत के अगेंस्ट नहीं है। बैंक किसी भी टाइम पे ये लिमिट बढ़ा भी सकता है और लिमिट अपनी कम भी कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस तरीके से बैंक के साथ इसको लेके चल रहे हैं। क्या बैंक पूरी डॉक्यूमेंटेशन करवाता है कि आपकी सैलरी कितनी है, आप हमारे पास अकाउंट खुलवाएं, जहाँ से अगर आपको सैलरी आ रही है तो जिस इंस्टीट्यूट से सैलरी आपको मिलती है वो काट के, यानी कि वो उसको भी कहता है कि आपने पैसे इस अकाउंट में भेजने हैं। और अगर आपका बिजनेस है तो वो बिजनेस के ऊपर छापे मारना शुरू कर देते हैं, बंदों को उठा के ले जाते हैं, बदतमीजियाँ होती हैं, काफ़ी ज़्यादा मसले होते हैं। फैक्टरिंग या डिस्काउंटिंग ऑफ रिसीवेबल्स, इसके ऊपर हम लोगों ने पहले भी बात कर रखी है। डिस्काउंटिंग क्या होती है? एक्चुअल से कम, लेस देन एक्चुअल, लेस देन एक्चुअल। जरा पढ़ते हैं उसको। इन डिस्काउंटिंग अ फर्म सेल्स इट्स अकाउंट्स रिसीवेबल आउटराइट टू अ फैक्टर। एक फर्म, एक कंपनी अपना रिसीवेबल अकाउंट किसी को बेच दे। किसको बेचे? फैक्टर को। फैक्टर कौन है? एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉर्मली ये बैंक्स होते हैं, जो कि रिसीवेबल को हासिल करते हैं डिस्काउंट प्राइस पे, यानी कि एक्चुअल से कम। Discounting is more expensive than a bank loan, however, because the factor buys the receivable at a discount from their actual value but provides quick access to funds. मैं एक कंपनी हूँ, मेरे पास रिसीवेबल आ रहा है, मैंने वो रिसीवेबल रिकवर करना है, मगर वो रिकवर होगा 6 महीने के बाद, मुझे पैसा आज चाहिए, तो मैं अपना रिसीवेबल बैंक को बेच दूंगा कम पैसों पे, जिससे मेरे पास क्विक फ्लो ऑफ फंड्स आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग, एक्चुअल से कम। क्या? हाँ, लिए जा सकते हैं, लिए जा सकते हैं। तो अगर मेरे पास रिसीवेबल आ रहा है, लेट्स सपोज 10 लाख रुपए का, और मुझे पैसे आज चाहिए, जिससे लेने हैं वो कह रहा है कि मैं 6 महीने तक तुम्हें पैसे नहीं दे पाऊंगा, तो हो सकता है कि मैं वो अपना वो रिसीवेबल बैंक को दिखाऊं और बैंक से उस 10 लाख के बदले 9 लाख रुपए ले लूं, और बैंक जब रिकवर करने के लिए जाएगा तो उसने तो 9 दिया हुआ है, मगर लेके कितने आएगा? 10। तो बैंक को बैठे बैठे लाख रुपए का फायदा हो गया, और मुझे जो वैल्यू मिली है वो क्विक एक्सेस टू फंड्स। हाँ, अगर मैं सब्र करूं 6 माह तो वो लाख रुपए का नुकसान मुझे नहीं होगा, मगर चूंकि मुझे पैसा आज चाहिए तो मैं उसको डिस्काउंट करवा के बैंक से ही हासिल कर लूंगा, मगर इन रिटर्न मुझे अपना रिसीवेबल बैंक को बेचना पड़ेगा। डन। अब आए जरा ये इस लीज पे, ऑपरेटिंग लीज पे लिखें, जरा लिखिएगा ऑपरेटिंग लीज। या पहले काम करें, पहले लीज की एक हेडिंग खोले जरा। पहले मैं जनरल बात बताऊं लीज होती क्या है। लिखे, जब लेसर, LESSOR, जब लेसर और लेसी, जब लेसर और लेसी आपस में एक मुआहदा, एक कॉन्ट्रैक्ट करें, जब लेसर और लेसी आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट करें जिसमें लेसर अपना एसेट लेसी को यूज करने के लिए दे, जिसमें लेसर अपना एसेट लेसी को यूज करने के लिए दे और उसके बदले माहाना या सालाना किस्त ले रहा हो। क्या ले रहा हो? किस्त ले रहा हो, और लेसी के पास
उस एसेट को खरीदने की ऑप्शन मौजूद ना हो, ये ऑपरेटिंग लीज कहलाता है। ये क्या कहलाता है? ऑपरेटिंग लीज कहलाता है। ताकत ना हो, ऑप्शन ना हो, चॉइस ना हो, विल ना हो, कुछ भी लिख लें। ये बेसिकली सिंपल सुने, ये बेसिकली सिंपल एक रेंट का एग्रीमेंट है कि अगर मुझे फर्ज करें एक सेशन के लिए बस क्लासों को रिकॉर्ड करना और उसके बाद हम सिर्फ फिजिकल क्लासेस करवाएंगे, तो वो 6 माह के लिए अगर मैं ये कैमरा बाय करूंगा तो मेरा 6 महीने के बाद कैमरे का कोई यूज़ नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं बैंक से रब्ता करूंगा, बैंक से कहूँगा कि भाई मुझे 6 माह के लिए कैमरा किस्त पे चाहिए, उधार पे चाहिए, रेंट पे चाहिए। और जैसे ही 6 माह ख़त्म होंगे मैं हर माह बैंक को पैसे दूंगा और उसका एसेट इस्तेमाल करूंगा। जैसे ही 6 माह ख़त्म होंगे ये एसेट मैं बैंक को वापस से रिटर्न कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास उस एसेट को दोबारा से ख़रीदने का या उसी बैंक से ख़रीदने का ऑप्शन मौजूद नहीं है। ये है ऑपरेटिंग लीज। और इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूं विद फाइनेंस लीज तो फ़र्क इस पॉइंट पे आएगा कि मेरे पास लीज टर्म के एंड होने पे, यानी कि 6 माह के एंड होने पे इस एसेट को ख़रीदने का ऑप्शन मौजूद होगा। वो क्या बन जाएगी? फाइनेंस लीज। वो क्या बन जाएगी? फाइनेंस लीज। तो ये दो तरह की लीज होती है, एक होती है ऑपरेटिंग लीज और एक होती है फाइनेंस लीज। एक है ऑपरेटिंग और एक है फाइनेंस। ऑपरेटिंग के अंदर नो ऑप्शन टू बाय, मगर फाइनेंस के अंदर देयर इज एन ऑप्शन टू बाय एट एंड ऑफ लीज टर्म, एट एंड ऑफ लीज टर्म। तो ऑपरेटिंग लीज को आप सिंपल रेंट का एग्रीमेंट भी कह सकते हैं, जस्ट लाइक अ रेंट एग्रीमेंट। ये बिल्डिंग रेंट पे हो तो हर महीने हम इस बिल्डिंग का रेंट दे रहे हैं और एग्रीमेंट हो रखा है 3 सालों का कि 3 साल तक आप रेंट दें, चौथे साल से हम इसका रेंट बढ़ा देंगे। तो पहला एग्रीमेंट 3 सालों का है, ये ऑपरेटिंग लीज है। ये भी क्या है? क्योंकि 3 साल एंड होने के ऊपर मेरे पास इस बिल्डिंग को बाय करने की ऑप्शन मौजूद नहीं, तो दैट इज ऑपरेटिंग लीज, जस्ट लाइक सिंपल रेंट एग्रीमेंट। हो गया? इसके फायदे, नंबर 1, लीज रेंटल्स पेड बाय द लेसी आर डिडक्टेड फ्रॉम टैक्सेबल प्रॉफिट। यहां पे आयकर ज्यादती कर जाता है आप लोगों के साथ। आईकेएप ने अभी तक ना तो आपको लीज के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी, ना बताया कि टैक्सेबल प्रॉफिट्स क्या होता है, ना आपको पढ़ाया कि डेफर्ड टैक्स क्या होता है। क्योंकि ये सारी कहानियाँ FAR 1 और FAR 2 की हैं, जो कि इंट्रो टू अकाउंटिंग के 2 बड़े भाई हैं। तो इसका लिखें ज़रा आसान वर्जन, लिखें टैक्सेबल प्रॉफिट क्या होता है। व्हाट इज टैक्सेबल प्रॉफिट? टैक्सेबल प्रॉफिट दुनिया में 2 तरह के प्रॉफिट्स निकाले जाते हैं। ऐसे लिखना हमने, दुनिया में 2 तरह के प्रॉफिट्स निकाले जाते हैं। एक अकाउंटिंग प्रॉफिट, दूसरा टैक्सेबल प्रॉफिट। दुनिया में 2 तरह के प्रॉफिट निकाले जाते हैं, एक अकाउंटिंग प्रॉफिट
और दूसरा टैक्सेबल प्रॉफिट। लिख लिया। अकाउंटिंग प्रॉफिट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को यूज करते हुए निकाले जाते हैं। अकाउंटिंग प्रॉफिट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को यूज करते हुए निकाले जाते हैं। और टैक्स प्रॉफिट टैक्स लॉज को यूज करते हुए निकाले जाते हैं। टैक्स प्रॉफिट्स टैक्स लॉज को यूज करते हुए निकाले जाते हैं। लिख लिया। चलिए अब जरा मुझे बताइएगा, जब हम लोग एफएस बनाते हैं, एफएस इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जब आप लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, सॉरी आप लोग बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट, तो सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या आता है? जीपी। जीपी जीपी में से आप दूसरे सारे खर्चे माइनस करते हैं, क्या निकालते हैं? नेट प्रॉफिट। वो होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर आप एक परसेंटेज मल्टीप्लाई करते होंगे टैक्स की, या सवाल में टैक्स की अमाउंट गिवन होती है, वो माइनस करते हैं और आप निकाल लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये जो आप टैक्स का खर्चा माइनस कर रहे हैं ना, ये है अकाउंटिंग प्रॉफिट में से टैक्स का खर्चा माइनस हुआ। टैक्स लॉस और अकाउंटिंग लॉस थोड़े से आपस में नाराज रहते हैं हमेशा, इनके आपस में हमेशा टसल रहती है। कुछ ऐसे खर्चे हैं जो कि अकाउंटेंट्स मानते हैं और टैक्स वाले नहीं मानते, और कुछ ऐसे खर्चे हैं जो कि अकाउंटेंट्स नहीं मानते मगर टैक्स वाले मानते हैं। जैसे डेप्रिसिएशन, टैक्स वाले कहते हैं कि डेप्रिसिएशन का जो फॉर्मूला है वो हमारे मुताबिक करो, वो फिक्स लेके चलते हैं। उन्होंने परसेंटेजेस फिक्स की हुई हैं कि हम फर्नीचर को 5% देंगे, इसको हमेशा 10% देंगे, मगर अकाउंटेंट्स अपनी मर्जी के मुताबिक चलते हैं, कभी 5 कर लिया तो कभी 10 कर लिया। तो ये आपस में हमेशा तसल इनकी बनी रहती है। अब होता ये है कि जब आप टैक्स की रिटर्न फाइल कराने जाते हैं ना, तो टैक्स वाले आपसे निकलवाते हैं अपने लिए टैक्सेबल प्रॉफिट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को यूज करते हुए नहीं, टैक्स लॉज को यूज करते हुए। तो हो सकता है कि कभी आप टैक्स जमा करवाने जाएं अकाउंटिंग फ्रेमवर्क्स के मुताबिक 100 रुपये का, और टैक्स वाले आपसे कहें नहीं यार 100 रुपया पागल हो गए हो, 20 रुपये तो हमारा सारा टैक्स बन रहा है, लो 20 रुपये दो, तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। आपने सोचा था 100 रुपया, कितना पे करके आए हैं? 20 रुपया, फ़ायदा हो गया। कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका अकाउंटिंग टैक्स निकला हो 20 रुपया, आप बड़े खुश होकर जा रहे हो कि ना हमारे मुताबिक तो हमारा 20 नहीं बनता, 100 बनता। ये पॉसिबिलिटी भी है। तो जो टैक्सेबल प्रॉफिट है ना, अब पढ़ें, लीज रेंटल्स पेड बाय द लेसी आर डिडक्टेड फ्रॉम टैक्सेबल प्रॉफिट। जो किस्तें पे कर रहा है लेसी, जिसने वो एसेट लिया हुआ है, टैक्सेबल प्रॉफिट निकालते हुए वो उसको माइनस कर सकता है। यानी कि ये खर्चा टैक्स वाले मानते हैं मगर अकाउंटेंट्स नहीं मानते। ये डिडक्ट कर सकते हैं जब आपने टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है, मगर अकाउंटेंट इसको खर्चा नहीं मानता, इसको एक्सपेंस नहीं मानता। क्या क्या नहीं मानते? एक्सपेंस नहीं मानते। याद है? ओके। अच्छा, फिर एक और फायदा, जो आपको एसेट दे रहा है ओनरशिप किसकी है? उसी की, लेसर की। तो क्या रिस्क और रिवॉर्ड ट्रांसफर हुआ उस एसेट का? मुझे नहीं। अगर उस एसेट को कोई नुकसान हो जाए तो कौन लायबल होगा? वही बंदा जिसका एसेट है। तो लेसी के लिए फायदा है कि अगर इस एसेट को कोई भी नुकसान हो जाए तो अल्टीमेट लायबिलिटी किसकी बनेगी? सिर्फ और सिर्फ
उसी लेसर की बनेगी। ये एसेट हमें सस्ती प्राइस पे मिल जाता है, और अगर मैं उसको मार्केट से बाय करने के लिए जाऊं महंगा बिकेगा, महंगा मिलेगा। मगर चूंकि ये मुझे कम टाइम के लिए चाहिए, एक स्पेसिफिक ज़रूरत को पूरा करने के लिए चाहिए, तो मैं उसको सस्ते अमाउंट में यूज़ करने के लिए ले आता हूँ। डॉक्यूमेंटेशन इज ईजी, और रिस्क मेरा नहीं है। सारा रिस्क कौन कैरी कर रहा है? लेसर। लेसी का कोई रिस्क नहीं है। अगर लेसी चाहे तो उसको जो एसेट आया है वो दूसरे के साथ रिप्लेस भी करवा सकता, उसके पास ऑप्शन मौजूद होती है। नुकसान क्या है? नुकसान, अगर it may result in higher payout obligation in case the equipment is not found useful and the lessee opts, या उसको प्री मेच्योर टर्मिनेट कर दे। कहता है अगर तो लेसी को 2 महीनों के बाद एहसास हुआ कॉलेज को कि यार ये तो किसी काम की रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा और ये तो मज़ा नहीं आएगा, या मार्केट इससे आउट हो रही है, और 6 माह चलने की बजाय वो 2 माह के बाद कहेंगे नहीं यार ख़त्म करो, तो नुकसान हो जाएगा। अब चूंकि उसने 6 माह के लिए बाउंड कर दिया था, तो वो 6 माह के पैसे लेगा, वो 2 माह के पैसे नहीं लेगा। तो ये लोग बाउंड है कि इनको फिर पेमेंट पूरे टाइम पीरियड के लिए करनी पड़ेगी। ये कम टाइम में कम पैसे दे के अपने आप को छुड़वा नहीं सकते। जो लेसी है, क्या वो उसका मालिक बनेगा कभी इस एसेट का? नहीं बनेगा। There are chances that a lease arrangement might impose certain restrictions for the use of asset. For example, वो कहे कि भाई आप इस बिल्डिंग में कोई तोड़ फोड़ नहीं कर सकते, कोई नया कमरा नहीं डाल सकते। हाँ, अगर मेरा अपना होता तो मैं तो मालिक था, जो मर्जी कर लूँ, मगर जिसकी चीज़ है वो उसको मॉडिफाई करने इतनी आसानी से नहीं देगा। फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस में बी अफेक्टेड इन केस द लीज इज नॉट रिन्यूड। अगर ये बिल्डिंग मुझे मजीद 3 साल के लिए चाहिए हो और 3 साल ख़त्म हो गए हो और मालिक मुझे आगे बिल्डिंग ना किराए पे दे, तो मैं बच्चे लेके कहाँ पे जाऊँगा, मैं सामान लेके कहाँ पे जाऊँगा, ये भी देखना पड़ता। तो ये कुछ इसके क्या है डिसएडवांटेजेस, और उससे पीछे क्या देखें एडवांटेजेस। ठीक हो गया जी यहाँ तक? चलिए अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म, जहाँ ब्रेक से हो गए 10 मिनट।